सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न चल रहे हैं, सदाबहार प्रश्न, जो कि स्टेट पीसीएस और यूपी टेट हो या स्टेट का टेट हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इन सब में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों को, सदाबहार प्रश्नों को ला रहे हैं जो हमेशा आपसे बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे जो है कोई भी एग्जाम हट नहीं सकता है, क्योंकि उतना बेसिक ज्ञान जो है सबको होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, वो है मैकेनिक्स का। ठीक है, और ये प्रश्न जो है वही रखे गए हैं। फिर से बता रहा हूँ कि जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का ये मैकेनिक्स का पार्ट है फिजिक्स का। इससे पहले जो है कई पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 2-3 पार्ट, और एकदम टॉपिक वाइज हो रहा है। दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो रहा है। फुल सिलेबस कवरेज होगा, हर चीज़ का होगा। ठीक है, हर विषय का होगा। चलिए ठीक है, बस आप साथ देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए। ए सिंपल मशीन हेल्प ए पर्सन इन डूइंग। एक साधारण मशीन एक व्यक्ति को करने में मदद करती है। लेस वर्क यानी कि कम काम। द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स यानी कि कम बल के साथ जो है काम का समान मात्रा, मतलब वही उतना ही काम करेगा और लेकिन बल उसमें कम लगेगा। द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, ठीक है, उतना ही काम धीरे धीरे। द सेम अमाउंट ऑफ वर्क फास्टर, उतना ही काम तेजी से। ठीक है, तो बताइए कि एक सिंपल मशीन जो है एक व्यक्ति को क्या करने में मदद करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, मतलब कि कम बल के साथ जो है काम का समान मात्रा, उतना ही काम करेगा लेकिन आपका बल जो है उसमें कम लगेगा। ये IAS प्री 1996 में पूछा गया है, PCS में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जान लीजिए कि ये जो है सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है विथ लेसर फोर्स, मतलब कि कम फोर्स में जो है उतना ही काम करने में मदद करती है। क्या है? सिंपल मशीन। चलिए कुछ सिंपल मशीन के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सरल मशीनें या तो बल का दिशा बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? देखिए, सरल मशीनें जो है या तो बल का दिशा बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। मतलब कि उतना कम बल लगाएंगे तो बल जो है आपका वहाँ पे, जब जहाँ पे काम करना है वहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरल मशीनें विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे लीवर, घिरनी, नट, तल, पेच तथा फन्नी। ठीक है, चलिए कुछ सरल मशीनों को वहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये है सरल मशीनें। आपका इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कि झुका हुआ प्लेन। अगर किसी सामान को आप इस पर से गिराते हैं तो ये आराम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, या चढ़ाना हो तो आराम से जो है इस पर से धक्का देके चढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होगा कि आपका फोर्स कम लगेगा, ऊपर सामान चढ़ जाएगा। ये वेज है। वेज मतलब कि दो चीज़ों के बीच में इसको अगर लगा देते हैं तो ये जोड़ देगा। ठीक है, ये स्क्रू है। देखिए यहाँ पे दिशा का, फोर्स का दिशा कैसे परिवर्तित हो रहा है। हम लोग पेच का यूज करके इसको इसे रोटेट करते हैं और ये जो है इसका मोशन जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, अंदर घुसता जाता है। पुली है। पुली की सहायता से देखिए, जैसे मान लीजिए बाल्टी है। पहले के जो लोग जो है कुआं से पानी निकालते थे तो यहाँ पे बाल्टी रहता था और यहाँ से जो है खींचना चालू करते थे। ठीक है, तो पुली की सहायता से आराम से जो है बाल्टी ऊपर आ जाती थी। ये गियर है। गियर जानते ही होंगे, हर मशीनों में लगभग गियर का प्रयोग होता है। ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे गियर बॉक्स का प्रयोग होता है। तो गियर क्या करता है? गियर मात्र बदल देने से आपका स्पीड बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब होता रहता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये व्हील एक्सेल है और ये क्या है? लीवर है। ठीक है, जिस पे बच्चे जो है मान लीजिए इस पे जो है खेलते रहते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं, ये धक्का देता है तो ये नीचे आता है, ऊपर ऊपर जाता है। ऐसे आप लोग बच्चों को खेल देखे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ सिंपल मशीनें रही। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि कम बल में ही हमारा जो है उतना ही काम हो जाएगा अगर इन मशीनों का प्रयोग करते हैं तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका कि ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस इफ इट हेल्प्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। एक आदमी जो है बहुत ही संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है। संतुलन मतलब कि तराजू पर खड़ा है। यदि गहराई से श्वास ले तो संतुलन का पठन करेगा। पठन क्या होगा? मतलब कि देखिए, कहने का मतलब है कि एक जो है बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, अगर वो उस बैलेंस पे चढ़ के सांस लेता है, सेंसिटिव का मतलब कि थोड़ा बहुत भी भार इधर उधर हुआ तो उसका वो बैलेंस दिखाएगा, मतलब कि उस पर रीडिंग दिखाएगी। कहने का मतलब ये है। तो मतलब संवेदनशील संतुलन का मतलब ये है कि थोड़ा भी भार इधर उधर होगा तो रीडिंग दिखाएगा। तो देखिए, जब आदमी सांस लेता है तो क्या उसका भार उस पर इंक्रीज होगा कि बढ़ जाएगा, कि डिक्रीज होगा यानी घट जाएगा, या रिमेन सेम यानी कि बराबर ही रहेगा। ठीक है,
रिमेन्स सेम यानी कि मतलब कि अप्रभावित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मे इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मतलब कि बढ़ सकता है, घट सकता है, यह जो है वायुमंडलीय दाब पे निर्भर करेगा। तो देखिए जो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, जानती है बढ़ेगा क्यों? क्योंकि देखिए जब जो संतुलन होता है, मतलब कि जो एकदम सेंसिटिव संतुलन होता है, देखिए एकदम सेंसिटिव संतुलन है ये, ठीक है। अब इसमें जो है कोई आदमी बैठ के और सांस लेता है, ये सांस लेता है, तो हवा जो है अंदर जाएगा, और हवा में क्या होता है? हवा में होता है भार, यानी कि एयर में होता है, ठीक है, भार यानी कि वेट, ठीक है। एयर में होता है भार यानी कि वेट। अब वेट उसका हल्का सा भी बढ़ेगा तो इस रीडिंग पे क्या करेगा? वो शो करने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सेंसिटिव बैलेंस में अगर आदमी जो है बैठ के सांस लेता है तो उस जो हवा अंदर उसके अंदर जाएगी, वो जो है उसका सेंसिटिव बैलेंस का भार बढ़ा देगा। ये प्रश्न जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2013 में भी, और एसएससी में कई बार पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये जान लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए ये ऐसे बैलेंस आप लोग देखे होंगे जो है गोल्ड मेकर होते हैं, यानी कि सुनार जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ, सुनार के जो है उसमें होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सोना का हल्का सा भी या प्लेटिनम का या डायमंड का हल्का सा भी भार बढ़ेगा तो क्या होगा? रेट में बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो वो लोग इसको रखते हैं, इस सेंसिटिव बैलेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि हवा का जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है उसका दबाव ना पड़े, या कोई अन्य चीज़ों का दबाव जो है इस पर न पड़े, और जो है रीडिंग जो है एकदम साफ और जो है सही दिखाए। ठीक है, तो आप जो है दूसरा प्रश्न को बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। देखिए ये वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस पे? सेंट्रीफ्यूगेशन पे यानी कि केंद्रा प्रसारण पे, या डायलिसिस पे, या रिवर्स ओस्मोसिस पे, या विपरीत प्रसारण पे, या डिफ्यूजन पे यानी कि प्रसार पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल है वॉशिंग मशीन का, वो किस पे आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन पे। देखिए जो हमारी वॉशिंग मशीन कार्य करती है, देखिए जो ये हमारी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो पॉट होता है इसमें क्लॉथ डालते हैं, मतलब कपड़े डालते हैं, और ये जो क्या करता है, ये रोटेट करता है यानी घूमता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जब घूमता है, ये मोटर की सहायता से, देखिए मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इसकी सहायता से घूमता है, और इसमें हम लोग पानी डाले होते हैं। तो ये जब ऐसे रोटेट करता है तो जो पानी तो स्थिर रहती है, इनर्शिया में रहती है, वो वहीं पर रहती है। तो जब ये घूमता है तो ये घर्षण की वजह से जो है ये इधर की तरफ आना शुरू करती है, उल्टा दिशा में। और जो है कभी कभी इसमें सिंक्रोनस मोटर भी लगा होता है, मतलब दोनों तरफ में घूमता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये घूमता है तो क्या होता है? जब ये घूमता है तो अंदर के पानी को भी घुमाता है, रोटेट करता है, कभी कभी विपरीत दिशा में भी घूमता है, तो पानी को मतलब उल्टा दिशा में घुमाता है। कहने का मतलब है कि वो जो है अंदर पानी को घुमा फिरा के जो है कपड़े धोने का काम करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखिए कोई बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो जो अंदर की तरफ लगता है, और इसके अपोजिट में जो है मेंटेन करने के लिए कौन सा लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये वॉशिंग मशीन हमारा काम करती है और कपड़े को धोने का काम करती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे जो है, वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है। ये आईएएस में 1997 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, और उसमें पूछा गया, क्या कहते हैं, जो पटवारी का एग्जाम होता है एमपी में, और लेखपाल यूपी लेखपाल में कई बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट है कि वेलोसिटी है कि फोर्स है कि वॉल्यूम है, ठीक है, सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मतलब कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, डायरेक्शन नहीं है। और देखिए सदिश राशि में क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा, डायरेक्शन। सदिश राशि में दोनों होता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें ये दिशा नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिलहाल देखिए परिमाण किसमें होता है इनकी? तो वो होता है आपके किसमें? खाली परिमाण की बात हो रही है तो वो होता है आपका चौथे का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम में क्या होता है? खाली परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। बाकी डिस्प्लेसमेंट में भी दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, वेलोसिटी में भी दिशा और परिमाण दोनों होता है, फोर्स में भी दिशा परिमाण दोनों होता है। तो उसका नॉट पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि
वॉल्यूम यानी कि मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो भाई बहन हिंदी मीडियम से वो घबराने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हैज ए मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, परिमाण होता है, जो है उसका दिशा नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज ए वन डायमेंशन, यह एक डायमेंशन में होता है। ठीक है, एक डायमेंशन मतलब कि एक्स वाई जेड आप पढ़े होंगे, एक्स वाई जेड, तो उसमें एक डायमेंशन में होता है। एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। देखिए उसमें खाली जो है परिमाण होता है, तो खाली परिमाण में ही चेंज होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा, कोई भी चेंज होगा तो स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व ऑन इट्स एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है, कहने का मतलब है जिसमें जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पे कोई मतलब अंतर ही नहीं पड़ता। ठीक है, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरिड आउट अमॉन्ग टू और मोर स्केलर क्वांटिटीज विल प्रोवाइड ए स्केलर ओनली। ठीक है, दो स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो खाली उसका जो उत्पाद निकल के आएगा, उत्तर निकल के आएगा, वो स्केलर ही होगा। हाउएवर इफ इट ए स्केलर ऑपरेशन विथ ए वेक्टर देन रिजल्ट विल बी वेक्टर। अगर स्केलर से किसी में वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है या किसी स्केलर से वेक्टर में जोड़ना होता है तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उत्पाद आएगा, वो जाएगा वेक्टर आएगा, मतलब कि सदिश राशि आएगी। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, उदाहरण कौन कौन से हैं, लंबाई है, लेंथ है, मास है मतलब भार है, और एनर्जी है मतलब ऊर्जा है, और डेंसिटी यानी कि घनत्व है। अब सीधा उल्टा इसका जो है पढ़ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसमें जो है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। यह जो है 1D में, 2D में और 3D में होता है। ठीक है, एनी चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिफ्लेक्ट आइदर चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन बोथ। मतलब कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसके या तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में चेंज होगा, या उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा में चेंज होगा, या दोनों में चेंज हो सकता है। ठीक है, वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन एनी डायरेक्शन यूजिंग सिन, साइन, कोसाइन और अगेन। ठीक है, वेक्टर को जो है दिशा का दिखाने के लिए साइन का, कोसाइन का या एनी जो है किसी एंगल का प्रयोग कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। कहने का मतलब ये है, रिजल्ट आर मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर वेक्टर में गिवन आइदर स्केलर और वेक्टर। दो में अगर कोई जोड़ना होता है, दो वेक्टर्स को या घटाना होता है या गुणा करना होता है, तो इसमें जो है उसका उत्तर जो है वेक्टर्स भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव ओनली स्केलर। अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको साइंस का ज्ञान होगा तो डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसमें जो है डॉट प्रोडक्ट में खाली स्केलर आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, समेशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट जो है वेक्टर आता है। एग्जाम्पल है जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, और फोर्स यानी कि बल। ये जो है किसके उदाहरण है, वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण है। कृपया करके वीडियो को जो है मतलब कि डबल जो होते हैं क्लास 2 लोग देखते हैं या क्लास 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इसमें देखते हैं, मत देखिएगा, मैं ऑल टाइम इसी में रहता हूँ। ठीक है, आप लोग इसमें मत देखिएगा वीडियो को। तो कृपया करके ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश करिए और एक बार जो है रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं सब कुछ समझा दिया हूँ, हिंदी में समझा दिया हूँ। अगर हिंदी में इंग्लिश में पढ़ने नहीं आता, दिक्कत होती है, तो जो है वीडियो को हल्का सा पीछे करके फिर से सुन लीजिए, एक एक चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, स्केलर का सदिश राशि के ये वेक्टर का ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, फोर्स बल हो गया, वेट भार हो गया, फ्रिक्शन घर्षण हो गया, और मोमेंटम हो गया। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में देख लीजिए मास यानी कि भार, द्रव्यमान हो गया, लेंथ माने लंबाई, डिस्टेंस माने दूरी, स्पीड माने कि स्पीड माने क्या होता है हिंदी में, स्पीड जान लीजिए। और ये वेग का वेग नहीं होता है, स्पीड मतलब कि वो होता है, अब थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, पावर माने शक्ति होता है, एनर्जी ऊर्जा, और वर्क माने काम। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, माने कि निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि होता है। तो मोमेंटम होता है कि प्रेशर होता है कि एनर्जी होता है कि वर्क होता है, बताइए निम्न में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए यानी कि मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास गुणे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, mv ये मोमेंटम होता है। तो इसको जो है आप लोग इतना बढ़िया से पढ़ा चुके हैं डिटेल में, तो आप बता सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि सदिश राशि होती है वो होता है मोमेंटम। बाकी जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, मतलब कि सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, बताइए, सड़क पर चलना आसान होता है, बर्फ पर चलना कठिन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आइस इज हार्डर देन रोड, सड़क की तुलना में हिम कठिन है, मतलब कि हार्ड मतलब कि क्या है, कठिन मतलब कि ज़्यादा, जैसे वो है, कठोर है, कहने का मतलब कठोर है, कठिन मतलब कठोर है, यहाँ पे कठोर से मतलब है, ठीक है। रोड इज हार्डर देन द आइस, यानी कि सड़क जो है बर्फ से भी कठोर है, ठीक है। या आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विथ आवर फुट, मतलब कि हम जब अपने पैर से बर्फ पर धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, हिम जो है सड़क के से कम घर्षण है, हिम पे जो है सड़क से कम घर्षण है, मतलब कि हिम पे चलने से कम घर्षण होता है। तो देखिए, ध्यान सुनिए, जब हम चलते हैं ना, ठीक है, कभी कभी देखते होंगे कि जहाँ पे वो लगी होती है, काई वगैरह लगी होती है, जैसे कभी तालाब वगैरह में या कोई फर्श वगैरह पे, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, आदमी स्लिप कर जाता है, फट से गिर जाता है, चलते वक्त जो है स्लिप कर जाता है, गिर जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, घर्षण की ज़रूरत होती है, बिना घर्षण के हम लोग चल नहीं पाएंगे। और सड़क पे प्रॉपर घर्षण मिलता है, लेकिन जो है बर्फ पे, कभी आप लोग बर्फीली क्षेत्र पे गए होंगे, अगर प्लेन बर्फ होगा तो उस पर जो है घर्षण नहीं मिलता है, आदमी जो है स्लिप कर जाता है। देखते होंगे आप लोग, जो है बर्फ पे लोग सरकते हुए नीचे की तरफ आते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम है, वो रोक नहीं पाता है, नीचे की तरफ जो है आदमी स्लिप करता हुआ चला आता है, ठीक है। पहाड़ों पे, पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो आइस पे चलना इसलिए कठिन होता है कि वहाँ पे जो है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम मिलता है, हालांकि और जो है सड़क पे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है उसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा? बर्फ़ की अपेक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आइस पे जो है कम फ्रिक्शन मिलता है और सड़क पे क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बताइए, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, बल का उत्पाद है, मतलब बल किसका किसका उत्पाद है? मास और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और वेग का, मास एंड एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का, वेट एंड वेलोसिटी यानी कि वजन और वेग का, वेट एंड एक्सीलरेशन यानी कि भार और त्वरण का। बताइए किसका जो है फोर्स जो है प्रोडक्ट है? तो वो है उत्तर का, उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मास एंड एक्सीलरेशन का जो है फोर्स क्या है? उत्पाद है। फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब देखिए, जिस बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं होगा उसमें समझिए कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बल जो है नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जहाँ बल लग रहा है वहाँ जो है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होना जरूरी है, साइंस की भाषा में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी टू एक्सीलरेशन, मतलब कि फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी को उसके मतलब स्टेट में चेंज कर वेलोसिटी से क्या कर सकता है, एक्सीलरेशन बदल सकता है। कभी कभी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ एक्सीलरेशन होना जरूरी है। फोर्स में मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहाँ भी बल लग रहा है वहाँ एक्सीलरेशन होना जरूरी है, तभी क्या होगा, वहाँ बल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वें प्रश्न पे आते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन और विनाश। एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, ऊर्जा पैदा की जा सकती है। एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती लेकिन नष्ट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी है वो क्या है बताइए। पहला है कि ऊर्जा का उत्पादन और विनाश हो सकता है, ऊर्जा पैदा की जा सकती है, या ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती है लेकिन नष्ट हो सकती है, या ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही जो है नष्ट किया जा सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो 8वें का उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि देखिए जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी है उसमें न तो हम जो है एनर्जी कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और न ही जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई कोयला है, ठीक है, कोयला क्या करते हैं हम लोग, खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। कोयला में क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, उसमें जो है जब उसको जलाते हैं, ठीक है, जब इसको जलाते हैं, ठीक है, जलाने पे क्या निकलता है, उसमें से हीट के रूप में एनर्जी निकलती है। तो इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है या मॉलिक्यूलर एनर्जी है वही तो हीट के रूप में कन्वर्ट हो रही है। अब उससे क्या बन रहा है, उससे हमारा खाना बन जा रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है। अब खाना बन गया तो जो हीट एनर्जी है खाने में ट्रांसफर हो गई और कुछ हीट एनर्जी जो है
क्या हो गई, इन्वायरमेंट में चली गई। ठीक है, तो देखिए वो इन्वायरमेंट में किसी ना किसी रूप में मौजूद है और जो खाना के रूप में है उसको हम लोग खाते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा लेके आ गई, ऊर्जा। ठीक है, अब इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ हो रहा है, हमारे फेफड़े को चलाने में, हृदय को चलाने में हो रहा है, और यह ऊर्जा या तो कोई काम करने में हो रहा है, तो यह फिर ऊर्जा जो है किसी काम के रूप में संरक्षित हो गई। मान लीजिए कोई ईंट उठा के यहाँ पे ऊपर रख दिए, ठीक है, कोई ईंट है नीचे से उठा के ऊपर रख दिया, काम कर दिया अगला, तो ये एनर्जी जो है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी इसकी एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर कभी ये गिर जाएगी तो ये फिर कुछ काम करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को न तो हम लोग मतलब बना सकते हैं और ना ही इसको खत्म कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं जो है भले जो है इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, इसका जो है फॉर्म मतलब होता है इसका जो है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो है हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ विंड इज, पवन की ऊर्जा है। ठीक है, पवन की ऊर्जा क्या है, ओनली पोटेंशियल है, केवल पोटेंशियल होता है कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, संभावित ऊर्जा भी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से मतलब है, या ओनली काइनेटिक यानी केवल गतिज ऊर्जा है, या इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा है, या पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक, पोटेंशियल यानी काइनेटिक यानी कि वो संभावित यानी कि और गतिज यानी कि स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा है। बताइए तो विंड एनर्जी में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है कि या स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा? बताइए। तो 9वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9वें का उत्तर बी ऑप्शन, यानी कि ओनली काइनेटिक यानी कि केवल जो है गतिज ऊर्जा रहेगी। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो देखिए जो ओनली काइनेटिक है मतलब केवल गतिज ऊर्जा है, ये उसमें होती है, विंड एनर्जी में होती है। देखिए ये हवा जब चलती है तो कभी बच्चे जो घिरनी उड़ाते हैं, देखिए घिरनी किसकी उससे उड़ती है, हवा जो है घिरनी को कन्वर्ट कर, हवा जो है, हवा का जो है गतिज ऊर्जा है घिरनी के मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, घिरनी को घुमाने लगता है। बच्चों को घिरनी घुमाते हैं आप लोग देखे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, इन विच पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पवन ऊर्जा में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो काइनेटिक ऊर्जा को, या पोटेंशियल एनर्जी को, या सोलर एनर्जी को, और रेडिएंट एनर्जी को यानी कि दीप्तिमान ऊर्जा को। देखिए ध्यान सुनिए, जो अभी पढ़ चुके हैं कि विंड जो है, विंड में क्या होता है, यानी कि हवा में क्या होता है, तो वो जो है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? हवा में गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा को कैसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि विंड के कौन सी ऊर्जा को, पवन ऊर्जा की किस ऊर्जा प्रकार की ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप तो पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं कि पवन में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका उत्तर तो फिलहाल जो है ए हो जाएगा। तो अब काइनेटिक मतलब एनर्जी को यानी कि गतिज ऊर्जा को कैसे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देखिए इस पे ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस में तो पूछा ही गया 2016 में, और ये प्रश्न पूछा गया है 2014 वाले में, लेखपाल वाले में। ठीक है, और एमपी पटवारी में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के आदेश में भी पूछा गया है प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कन्वर्जन वाले, एनर्जी कन्वर्जन वाले। तो इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है, और जो बच्चे घिरनी नचाते हैं यहाँ उसी पैटर्न पे बनता है विंड मिल। ये बड़े बड़े पंखे होते हैं। ठीक है, हवा जो है इसको घुमाना चालू करती है। तो जब हवा घुमाना चालू करती है विंड मिल को, तो क्या होता है, यहाँ पे विंड टरबाइन लगा होता है। ठीक ना, ये जो है घूमना चालू होता है, और इससे कनेक्ट होता है जनरेटर के अंदर कॉइल घूमता है। अगर 12 में पढ़े होंगे आप लोग साइंस, तो उसमें देखते होंगे कि कॉइल अंदर घुमा दी जाए तो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाती है। ठीक है, अब कॉइल जो है जब घूमती है तो यहाँ पे जो है जनरेशन हो जाता है किसका, बताइए, इलेक्ट्रिकल का, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जनरेशन होता है। और यहाँ पर लगा होता है ट्रांसफार्मर, मीन इसका वोल्टेज बढ़ा के, ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता है। तो यहाँ के इसके वोल्टेज को बढ़ा दिया, और यहाँ पे जो है फिर से ग्रिड में भेज दिया, ग्रिड से कहाँ चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन पर चला गया, और फिर से एक एक घरों में ये सप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे विंड मिल से पहले जो है टरबाइन को नचाया गया, टरबाइन जो है कॉइल को नचाया अंदर वाले किसके, जनरेटर के, और जनरेटर के कॉइल के नाचने से क्या हो गया, हमारा जो है विद्युत ऊर्जा मिल गई, और विद्युत ऊर्जा जो है ट्रांसफार्मर में चली गई। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज बढ़ा के जो है ग्रिड में भेज दिया, और ग्रिड से जो है
डिस्ट्रीब्यूशन पे चला गया और डिस्ट्रीब्यूशन से घरों में चला गया। इस तरह से जो है हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी को, मतलब कि गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो और लेक्चर कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा कमेंट भी करिए कैसा लग रहा है। हम कंटिन्यू करें, फिर से लगे रहें आपके साथ। इसी के साथ अपना सेशन करते हैं समाप्त। साथ में बने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।